नमस्ते सिलीगुड़ी। फिर से हाजिर हो गए हैं हम आपके साथ और हमारे साथ है फिर एक नए मेहमान। इन मेहमान के बारे में तो आपको सूचना मिल ही चुकी होगी क्योंकि आज सुबह 9 बजे ही इनके बारे में हमने एक पोस्ट कर दिया था। अ, तो आज हम आपको बता रहे हैं कि हमारे साथ कौन है। बहुत सारे लोग जो सिलीगुड़ी के जो लोग हैं वह जानते हैं कि हमारे साथ कौन बैठे हैं, फिर भी हम परिचय दे देते हैं। पराग विश्वास जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, द स्टेट्समैन जो इंग्लिश अखबार है उसके साथ जुड़े हुए हैं, और शिक्षक भी है, क्रिकेट कमेंटेटर भी हैं। बहुत सारे इनके रोल है जो ये रोल प्ले करते हैं। एक्टर भी हैं, फिल्में भी बनाते हैं, और थोड़े बहुत समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। जब समय मिलता है तो वी फील के नाम से एक ट्रस्ट चलाते हैं, जिसके द्वारा ये लोगों की मदद करते हैं। तो आज हम पराग दा का स्वागत करते हैं। पराग विश्वास, आपका स्वागत है हमारे नमस्ते सिलीगुड़ी कार्यक्रम के अंदर में, जो कि अमृत भोग राइस द्वारा प्रचारित किया जा रहा है। और हमारा मकसद है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सिलीगुड़ी को और कैसे डेवलप कर सके, और कैसे उन्नत कर सके, और कैसे जैम मुक्त कर सके, इसके बारे में समस्या की बात करेंगे, साथ ही समाधान की भी बात करेंगे। तो आप भी अभिवादन कीजिए हमारे जो दर्शक हैं। नमस्ते। नमस्ते खबर समय, नमस्ते सिलीगुड़ी, नमस्ते खबर समय के सारे दर्शक जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं। नमस्ते सिलीगुड़ी में हम तो तरह तरह के मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे। खास करके सिलीगुड़ी जो हमारा दिल का शहर है, दिमाग का भी शहर है, उसको कैसे विकास किया जाए, उसको कैसे आगे लिया जाए, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। रहिएगा हमारे साथ। तो पराग दा के बारे में और एक बात बता दूं कि पराग विश्वास स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं। तो इनसे हम सारी चीजों पे बात कर सकते हैं। और पराग दा काफी अनुभवी व्यक्ति हैं और लगातार कई शोज भी कर चुके हैं, और एंकरिंग के तौर पर भी इन्होंने अपने आप को एक पहचान दी है। तो पराग दा, सबसे पहले शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत के साथ ही हम, जैसा कि जो महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस बारे में हमेशा बात होती है, आप जो इतनी दूर आए, कितना समय लगा आपको? मुझे हाकिम पारा से, विवेकानंद स्कूल के वहां से, मेरे रेसिडेंस से मुझे यहाँ पे आने में इट टुक मी 25 मिनट्स। और मैंने जब मीटर में देखा गाड़ी का तो दूरी थी सिर्फ 2.7 किलोमीटर्स। तो ये 2.7 किलोमीटर का रास्ता तय करने में मुझे 25 मिनट लगा, और बार बार मुझे घबराहट हो रही थी कि मैं समय पे यहाँ पहुंच पाऊं या नहीं, और आप लोगों से मुखातिब हो पाऊं या नहीं। ये बहुत बड़ी चीज है। एक चीज मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा आज मैं, संजय जी, कि आज जब हम सिलीगुड़ी के विकास के बारे में कह रहे हैं, बहुत सारे मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन आज वर्ल्ड एंटी चाइल्ड लेबर डे है। यानी जो शिशु श्रम है, बाल श्रम है, उसके खिलाफ खड़ा होने का दिवस है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हम भी सिलीगुड़ी में देखते आए हैं कि बहुत सारे बाल श्रम है। जब मैं पत्रकारिता करता था, आज पिछले 12-14 साल पहले की बात है, हम बार बार लेबर डिपार्टमेंट से कहते थे, वो कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम हर समय दलील उनके सामने पेश करते थे। आज भी है। और एक समाज को अगर आगे बढ़ना है, सिलीगुड़ी को अगर आगे बढ़ना है दूसरे समाजों की तरह, दूसरे जगहों की तरह, तो वहां पे शिक्षा की विस्तार होनी चाहिए। नया जो पीढ़ी है वो चाइल्ड लेबर नहीं बने, वो बने तो देश के भविष्य बने, सिलीगुड़ी के भविष्य बने, उत्तर बंगाल के भविष्य बने, और बंगाल के भविष्य बने। पराग दा, इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि हम जाम के मुद्दे पे बात कर रहे थे, लेकिन आपने जब बाल श्रम के बारे में कहा और शिक्षा के बारे में कहा, तो मैं जानना चाहूंगा, आप काफी वरिष्ठ है और आप पत्रकारिता के क्षेत्र में इतने दिनों से कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा आया होगा आपके सामने, ये राइट टू एजुकेशन वाला जो मामला है वह सिलीगुड़ी में कितना हद तक सक्सेस हो पाया है, ये आप थोड़ा सा मुझे। देखिए, सिलीगुड़ी, आप जब ट्रैफिक के बारे में कह रहे थे, तो सिलीगुड़ी का ट्रैफिक का जो समस्या है, मैं अलग तरीके से जुड़ना चाहूंगा इसको। ट्रैफिक का जो समस्या, हम राइट टू एजुकेशन के बारे में आ रहा हूं, मैं ट्रैफिक से ही आ रहा हूं। राइट टू एजुकेशन पे सब जुड़ा हुआ मुद्दा है, कोई भी अलग नहीं है, कोई मुख्तलिफ नहीं है एक दूसरे से, मैं समझता हूं व्यक्तिगत रूप से। अगर आप ट्रैफिक को देखेंगे तो राइट टू एजुकेशन के बारे में जब हम कहते हैं, तो राइट टू एजुकेशन के संदर्भ में यहाँ के लोग, सिलीगुड़ी के लोग आमतौर पर, चूंकि शहरी लोग हैं, तो उनको अगर आप देखेंगे तो ये राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा के प्रति अधिकार, इस पर जागरूकता यहाँ पे ज्यादा है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ अगर सिलीगुड़ी का हम विकास करना चाहे, आप ट्रैफिक का सवाल आपने पूछा, तो ट्रैफिक का तो हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर सिलीगुड़ी में जागरूकता और पैदा करना है तो सिलीगुड़ी का जो एजुकेटेड सोच है वो एक शहरी दिमाग से सोचना उनको पड़ेगा, शहरी दिमाग से सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, फिर वापस मैं ट्रैफिक में आ रहा हूं, फ्रॉम राइट टू एजुकेशन। ये राइट टू एजुकेशन जब हम कहते हैं तो हमारा कुछ ड्यूटी एज एजुकेटेड भी है। हम सिर्फ अपने अधिकारों के बारे में सचेत होते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य के बारे में, फर्ज के बारे में हम सतर्क नहीं होते हैं। जब आप ट्रैफिक के बारे में कह रहे हैं तो हम ट्रैफिक पे अगर आए तो आप देखेंगे कि सिलीगुड़ी में छोटी छोटी चीजों के पर आप गौर कीजिएगा। मैं आपको मिसाल देता हूं। सिलीगुड़ी एक ऐसा शहर है जहां पे जब हम कहते हैं कि पार्किंग स्पेस नहीं है, अगर है भी रास्ते के दोनों तरफ, तो आप देखेंगे कि पार्किंग स्पेस में वो जो पार्किंग बॉय रहता है उसको इतना समझ दिया नहीं जाता, या इसमें वो समझ नहीं है, या कोई उसे बोलता नहीं है कि जितने सारे टू व्हीलर्स है वो अगर हम देखेंगे वो सारा जो है सिंगल स्टैंड पे खड़ा रहता है। मैंने गिनती करके देखा है, अगर किसी एक पार्किंग स्पेस 10 गाड़ी के लिए है तो वहां पे 6 टू व्हीलर्स ही रखी जा सकती हैं, क्योंकि वो साइड स्टैंड में रखा जाता है। क्यों? जब आप राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो ड्यूटी और टुवर्ड्स एजुकेशन शुड आल्सो कम विथ इट, दे आर कोरिलेटेड है दोनों। ये जो आपका सिविक सेंस है, एक शहरी होने के नाते जो शहरी सोच आप में है कि अगर हमारा शहर है, इसको हम मान लीजिए हम विकास नहीं करना चाहते, हम इस शहर का विकास नहीं करना चाहते, लेकिन हम साइड स्टैंड में गाड़ी रखेंगे तो उसमें ठोकर लगने की चांस ज्यादा है। आपका गाड़ी भी ठोकर खाएगी और दूसरों का गाड़ी भी ठोकर खाएगी, और स्पेस क्रंच हो रहा है। इसका मतलब क्या है? जहां पे 100 गाड़ी आप रख सकते हैं वहां पे आप 60 गाड़ियां रख रहे हैं, जहां 1000 गाड़ियां आप रख सकते हैं वहां पे 600 गाड़ियां रख रहे हैं। तो ये जो छोटी छोटी मुद्दे हैं, इंक्रोचमेंट के बारे में हर आदमी बोलता है। मैं आपको टोकूंगा बीच में। परागदा ने जो बात कही ट्रैफिक में, जो पार्किंग के बारे में जो बात कही, पार्किंग बॉय के बारे में जो बात कही, हम आपको बता दें परागदा और दर्शकों, आपको भी ज्ञात होगा कि हमने कुछ दिनों पूर्व ही पार्किंग के इस इशू पर बात की थी, और हमारे प्रतिनिधि केवल ने जाकर दिखाया भी था कि किस तरीके से लोग पार्किंग कर रहे हैं। और पार्किंग के जो बॉय हैं, खासकर इस मुद्दे को मैं प्रेशर दूंगा कि एसएमसी को चाहिए कि जो पार्किंग के बॉय हैं, जो वहां मेंटेन कर रहे हैं, जो देखरेख करते हैं, उन्हें इस बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं होती है, प्रशिक्षित नहीं होते वो। उनका प्रशिक्षण अनिवार्य है। जो आप बता रहे हैं कि जिस तरह साइड स्टैंड करने के कारण वहां पर कमी देखी जा रही है, माने कम जो वाहन है वो पार्क हो पाते हैं, और बहुत बुरी तरीके से, माने पैदल चलने वाले भी वहां से शायद क्रॉस न कर पाए। ये बीमारी है, और इस बीमारी को जड़ से अगर खत्म करना है तो शिक्षा, जो सबसे बड़ी बात जो आपने कही, शिक्षा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें किताबी शिक्षा ही लेनी है, हमें प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है, जो जरूरी है। तो आप कंटिन्यू करिए। हाँ, फुटपाथ ईयर मार्किंग जो हम बोलते हैं, अभी मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हॉकर लोग ठेला लगा देते हैं। सिलीगुड़ी तो मतलब वैचित्र की जगह है, यहाँ पे विविधता में एकता है सिलीगुड़ी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर जाति के, हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, हर सोच के लोग भी यहाँ रहते हैं, उसमें भी विविधता है। अब देखिए, हम जब इसको ईयर मार्किंग करते हैं, हम क्या बार बार ये कह रहे हैं, ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे जो लोग आए हैं वो भी बोल के गए हैं कि किस तरीके से रास्ते पे सामान रखी जा रही है, किस तरीके से इंक्रोचमेंट हो रही है। अब एक चीज देखिए आप, जो बंदा वहां पे छोटा सा ठेला लगा के बैठा हुआ है अवैध तरीके से, वो फिर आपको आपके टू व्हीलर को वहां पे पार्क नहीं करने देगा। यानी उसके सामने जितना स्पेस है, अगर हाफ किलोमीटर रास्ते में 10 ऐसा ठेला लगा हुआ है, 10 के सामने अगर 3 टू व्हीलर आप रख सकते थे, तो अब 10 × 3 30 टू व्हीलर वहां पे नहीं रख पा रहे हैं। अब दूसरे तरीके से इंक्रोचमेंट को देखिए, किस तरीके से इंक्रोचमेंट हो रहा है। फुटपाथ इन सिलीगुड़ी, यू डोंट हैव अ पर्टिकुलर फुटपाथ एरिया। फुटपाथ बोल के पेडेस्ट्रियन के लिए कोई जगह ही नहीं है। दुकानदार जो है अपना 3-4 सामान रख देते हैं सामने, और जो ठेला वाला है, अखबार वाला भी लगाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो भी वहां पे लगा देते हैं। छोटा सा रास्ता बन के रह जाता है। आप जानते हैं बहुत सारे बुजुर्ग लोग जो हैं, ये रास्ता वहां पे रखते रखते वो स्लैब ढीला पड़ जाता है, और ढीला पड़ने की वजह से दुर्घटना होने की चांस है। हमारे परिवार में भी हो चुका है ऐसा, स्ट्रेट और अंदर चले गए। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं, इसको हम
बार बार से इसको उठाना चाहिए। और पार्किंग लॉ का आपने बताया। और सिलीगुड़ी में एक और समस्या ये है, देखिए एक्चुअली क्या हुआ है कि सिलीगुड़ी जिस समय बनी थी ना, आज का शहर नहीं है, 1552 साल का शहर है, बहुत सारे लोग जानते नहीं है। सिलीगुड़ी का एक इतिहास जो है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिलीगुड़ी तेमन इतिहास नहीं, सिलीगुड़ी का कोई इतिहास नहीं है। सिलीगुड़ी का इतिहास है, सिलीगुड़ी काफी पुराना शहर है। 1522 में, 52 नहीं, 1522 में सिसवा सिंह नाम का एक राजवंशी राजा हुआ करता था। उसने भूटान और गौड़ के राजा को हराकर बैकुंठपुर को अपना राजधानी बनाया था। अब सोचिए कितना पुराना शहर है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ सगौली हुआ था 1815 में भूटान और नेपाल के बीच। वहां पे यह लिखा गया था कि सिलीगुड़ी is a point of transit between Darjeeling Hills, Nepal and rest of the country. ट्रांजिट पॉइंट है ही, जो आज भी है, जो आज भी है। अभी सिलीगुड़ी ट्रांजिट पॉइंट होने के वजह से सिलीगुड़ी का ओरिजिनल नेम था सिलचागुड़ी। ये बहुत कम लोग जानते होंगे। सिलचागुड़ी इसका ओरिजिनल नेम था। डोलका फॉरेस्ट नाम था ये महानंदा फॉरेस्ट का, वाइल्ड लाइफ का, ठीक है, इसका नाम था। यह है इतिहास। तो हम कहते हैं ना कि सिलीगुड़ी पुराना शहर नहीं है, सिलीगुड़ी पुराना शहर है। सिलीगुड़ी का खुद का भी तहजीब है। बाहर के लोग यहाँ पे आए हैं, उस तहजीब को और निखारे हैं। लेकिन सिलीगुड़ी में जो संभावनाएं देखी जाती है, हम कहते हैं सिलीगुड़ी शुड बी ए वेरी गुड टूरिस्ट डेस्टिनेशन। कभी कभी हम कहते हैं स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन होना चाहिए। कभी कभी हम कहते हैं कि सिलीगुड़ी एक एजुकेशन हब बनना चाहिए। कभी कभी बिजनेस और कमर्शियल हब तो हम कहते ही हैं कि नॉर्थ बंगाल का बिजनेस और कमर्शियल हब सिलीगुड़ी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से ये बिलीव करता हूं, मानता हूं कि ट्रांसपोर्ट जहां पे ज्यादा होता है वहां पे ट्रैफिक सही होना बहुत जरूरी है। ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक, टूरिज्म, ये तीनों का कनेक्शन है, तीनों टी का कनेक्शन है। यूं तो हम सिलीगुड़ी को कहते हैं टेबल टेनिस, टिम्बर, टी इसका शहर हम बोलते हैं, तिस्ता। इस अभी तो टेम्परेचर भी आ गया है, जो टी हो गया है, टेम्परेचर भी जुड़ गया है। तो अभी जो ये है, हम जो देखना चाह रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए कांचनजंगा स्टेडियम, बार बार से ये मांग उठ रही है कि एक स्टेडियम बनना चाहिए पूर्ण रूप से जहां पे हम क्रिकेट खेलेंगे। आप मुझे एक चीज बताइए, कांचनजंगा स्टेडियम कब बना था? 1986 में, तिलक मैदान। वहां पे भी ट्रैफिक प्रॉब्लम है, मैं आपको बता रहा हूं। तिलक मैदान से कांचनजंगा स्टेडियम बना, टीन से घिरा हुआ रहता था ग्राउंड। कांचनजंगा स्टेडियम बना 1986 में। नेहरू गोल्ड कप जो कि एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। उसके बाद सिलीगुड़ी में कौन सा इंटरनेशनल टूर्नामेंट फुटबॉल का हुआ है? आप मुझे बताइए। एक भी हुआ है? नहीं हुआ है। कारण क्या, नहीं होने की वजह क्या? मैं आपको बता रहा हूं, एक भी हुआ है, नहीं हुआ है। फिर हम क्रिकेट के पहलू में आते हैं। हम दोनों को जोड़ के बता रहे हैं। क्रिकेट के पहलू पे हम आते हैं। क्रिकेट का पहलू क्या हुआ है? क्रिकेट का वेन्यू सिलीगुड़ी बन चुका एक समय। किस समय? आपको याद होगा 2000 प्लस में, 2002, 2003, 2004, 5, 6 तक रणजी ट्रॉफी के मैचेस यहाँ पे हुए, डुरंट कप के मैचेस हुए। आपको शायद मालूम है या नहीं, शायद जरूर मालूम होगा, वेस्ट इंडीज में बहुत सारा ऐसा ग्राउंड है, त्रिनिदाद है, टोबैगो है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स है, न्यूजीलैंड में भी है, जो हमारे सिलीगुड़ी के कांचनजंगा स्टेडियम जैसा बड़ा है। छोटी छोटी ग्राउंड से वर्ल्ड कप भी खेली गई वहां पे। तो सिलीगुड़ी में हमको क्यों नहीं मैचेस मिली? उस समय जगमोहन डालमिया थे, सौरभ गांगुली भी थे उस समय, एक अशोक भट्टाचार्य भी थे उस समय। एक कनेक्शन बना था, तो कुछ मैचेस यहाँ पे आना शुरू हुआ था। लेकिन वहां पे अड़चन दो चीज बनी। करसन गावरी और दिलीप वेंसारकर ने मुझे बताया था व्यक्तिगत इंटरव्यू में कि सिलीगुड़ी कैन नॉट बी एन इंटरनेशनल वेन्यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पे नाइट फ्लाइट्स नहीं है, यहाँ पे नहीं 5 स्टार होटल्स की कमी है यहाँ पे, एंड रोड्स आर नॉट दैट गुड हियर, ठीक है, ये वेन्यू। और चौथा चीज उन्होंने ये बताया था कि द स्टेडियम इज इनसाइड द सिटी, इट शुड हैव बीन आउटसाइड द सिटी। आप देखिए कहीं पे भी देखिए, ईडन गार्डन्स को आप छोड़ दीजिए, ईडन गार्डन्स का मामला अलग है, सिक्योरिटी थ्रेट का मामला है। आप देखिए आज जो मैचेस होते हैं, क्या हुआ, धीरे धीरे से जो है सिलीगुड़ी ग्रो किया, डेवलप किया, विकास तो हुआ सिलीगुड़ी में। वो सारा कांचनजंगा स्टेडियम का जो पूरा इलाका है, उस इलाके में आप देखेंगे कितना ज्यादा घर वार बन चुका है, कितना बिल्डिंग्स बना है, मार्केट बना है, कितना कुछ बन चुका है वहां पे, यहां तक कि इंस्टीट्यूट भी बन चुका है वहां पे। तो इस वजह से वहां पे ट्रैफिक का क्या हाल है आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो एक जंक्चर है, शहर के बीचों बीच है, हार्ट ऑफ द सिटी है।
दूसरा स्टेडियम आपके पास एक और है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, मैंने देखा है किसी कार्यक्रम में भी बहुत कम लोग बात करते हैं, सिलीगुड़ी इंडोर स्टेडियम। आपको याद होगा एक समय सिलीगुड़ी इंडोर स्टेडियम में हम कहते हैं ना कि बड़े बड़े खिलाड़ी आके कहीं पे खेलेंगे तो उस जगह का किसी खेल का विकास होगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। इंडोर स्टेडियम में कौन आए थे? महेश भूपति आए थे, शिखा ओबेरॉय, सानिया मिर्जा आफ्टर विनिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, ये सारे लोग यहां पे आए थे। वो आने के बाद खेल हुई वहां पे, वो दिल जीते लोगों का, बहुत सारे तादाद में लोग आए। लेकिन आप मुझे बताइए कितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स वहां पे हुआ है? वो तो एग्जीबिशन, वहां भी तो सेम कंडीशन है, पार्किंग की इशू है। पार्किंग की इशू है। मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, इंडोर स्टेडियम के साथ साथ आप देखिए, हम कहते हैं कि टेनिस का यहां पे स्प्रेड होना चाहिए था, कहां हुआ? एक टेनिस का कोर्ट था जहां पे जयदीप सेनगुप्ता आए थे उसी टूर्नामेंट के दौरान। आपको जान के हैरान होगा, आप जानते ही हैं उस टूर्नामेंट के वो जो एग्जीबिशन मैचेस हुई थी उसके बाद वो बंद हो गया। द टेनिस कोर्ट इज डिफंक्ट नाउ, वो बंद हो गया है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि किन कारणों की वजह से ये नहीं हो पा रहा है। मजे की बात आप देखिए, किसी ने ये चर्चा नहीं किया है कि कांचनजंगा स्टेडियम को हम क्या बनाएंगे। बेसिकली ये कबड्डी खो खो का जगह है, साई तो यहां से उठ के चली गई जलपाईगुड़ी, वहां पे प्रैक्टिस हुआ करता था। ये बॉक्सिंग भी हुआ है यहां पे, किक बॉक्सिंग हुआ है यहां पे क्रिकेट तो हुआ ही है, फुटबॉल भी हुआ है। बना था स्टेडियम फुटबॉल के लिए। अब क्रिकेट पिच जब बनता है, आपको जब मालूम होगा, उसके ऊपरी सतह और नीचे सतह में बहुत सारी चीजें होती है, ग्रेवल होते हैं, सैंड होते हैं, बहुत सारी चीजों से बनी जाती है। और वहां पे अगर मैट रखेंगे आप, जब वो फुटबॉल खेलेंगे ना तो वहां पे बॉल रोल करेगा, इंजुरी का वहां पे जो है अंदेशा रहता है। ये सारी चीजों से आपको बरकर अभी भी टूर्नामेंट्स होते हैं वहां पे। अब ये इसका फंक्शन का छोड़ दीजिए, अभी तो मेयर ने बताया कि फंक्शन नहीं होगा, हम इसके डिसीजन को हाँ स्वागत करते हैं। ये बहुत अच्छे निर्णय था मेयर का। अभी आप देखिए वहां पे फुटबॉल हुई है, मैंने खुद कमेंट्री की है ईस्ट बंगाल मोहनबगान का, मैंने खुद कमेंट्री किया है वहां पे बैठ के, तो वहां पे मैचेस खेली गई है। लेकिन आपने देखा है कि फुटबॉल में कितने सारे लोग आते हैं, रणजी ट्रॉफी में तो लोग आते ही नहीं है उस तरीके से, 4 डे मैचेस लोग आजकल देखते ही नहीं है। क्रिकेट फुटबॉल में बहुत सारे लोग आते हैं। अब बंगालीज का गेम है फुटबॉल, उसको हमको प्रमोट करना है। अब देखिए मजे की बात देखिए, वहीं पर बैठ के T20 टूर्नामेंट हो रहा है। मैं किसी को आरोप नहीं दे रहा हूं, सही बोल रहे हैं वो, क्रिकेट स्टेडियम जरूरत है। ये वो फुटबॉल स्टेडियम में बैठ के वो अपना जो है बैनर वो वहां पे लगा के बैठे हुए हैं कि वी वांट ए क्रिकेट स्टेडियम एंड यू आर स्पॉइलिंग ए फुटबॉल स्टेडियम एट द सेम टाइम। वी आर स्पॉइलिंग ए फुटबॉल स्टेडियम एंड वी आर डिमांडिंग ए क्रिकेट स्टेडियम। और उनका भी कोई दोष नहीं है, वो सही करें क्या, क्योंकि उनके पास तो स्टेडियम है नहीं। वो अपना जो भरास है वो जहां कहां जाके उनको मौका मिला वहां पे दिखाए कि देखिए यहां पे हमको करना पड़ रहा है, मजबूरी है। आपका कहने का मतलब उन्होंने विरोध नहीं किया, उन्होंने डिमांड किया, उन्होंने विरोध नहीं किया, उन्होंने डिमांड किया। लेकिन और कोई चारा नहीं है, वो करे तो क्या करे। उनको पता है कि मीडिया की आंख हमारे पे है, तो यही मौका है कि हम यहाँ पे प्लेकार्ड दिखाए कि हमको क्रिकेट स्टेडियम चाहिए। सिलीगुड़ी इज ए वंडरफुल स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन। टूरिज्म डेस्टिनेशन सिलीगुड़ी से नहीं बन सकता है, क्योंकि अब आप देख चुके हैं, इस पे चर्चा हो चुका है कि मतलब ट्रांजिट पॉइंट ही रहेगा, ट्रांजिट पॉइंट ही रहेगा। सिलीगुड़ी हर चीज में ट्रांजिट पॉइंट है। आप देखिए टूरिज्म में ट्रांजिट पॉइंट है, यहां पे लोग ज्यादा अभी ठहर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं ठहर रहे हैं? आप इस शहर के छोटे छोटे जो टूरिज्म स्पॉट्स है, हम हर समय ना मांग करते हैं अमरेटा चाहिए। जो आपके पास ऑलरेडी है उसको आपने मेंटेन किया सही तरीके से, आपने निखारा है उसको। क्रीड़ा दीप्ति में लास्ट टाइम एक चीज आई थी, वो है हमारा वर्ल्ड कप जो हमने रनर्स अप हुआ था, उसका एक रेप्लिका यहां पे है। उसके बाद से कोई क्रीड़ा दीप्ति जाते नहीं जाते। इट कैन बी गुड प्लेस फॉर विजिट। हम हमारे जो यहाँ के आसपास के जो पार्क्स वगैरह है, सूर्यचंद पार्क कैन बी नाइस प्लेस, हम इसको डेवलप करते हैं, प्रमोट करते हैं हम इसको। हम कितना प्रमोट करते हैं पॉइंट के अंदर में शायद। हम जब मोहाली में मैचेस देखते हैं तो वहां पे ये दिखाया जाता है। आपको मालूम होगा मोहाली इज द ओनली स्टेडियम इन द वर्ल्ड जहां पे 4 बड़े ये फ्लड लाइट्स नहीं है,
वहां पे 18 छोटे फ्लड लाइट्स है, क्योंकि बगल में वहां पे एयरफोर्स स्टेशन है, वहां के प्लेन्स वहां से उड़ते हैं, इसलिए छोटी छोटी वहां पे है। मोहाली में आप देखेंगे, वहां से हम दिखाते हैं शिवालिक रेंज, पीर पंजल रेंज, प्लेट माउंटेन। क्यों हम यहां से क्यों नहीं कांचनजंगा स्टेडियम दिखा सकते हैं? क्यों ये कांचनजंगा स्टेडियम खुद एक क्यों नहीं पर्यटन स्थल बन सकती है? तो जो हमारे पास साधन उपलब्ध है, हम उसी को संवारे, निखारे और मेंटेन करें, मैं ये समझता हूं। और दूसरी चीज ये है कि मॉल्स बने हैं शहर में, ये तो बनेंगे। और ट्रांजिट का पॉइंट आप जो बता रहे थे, अब देखिए सिलीगुड़ी कहां कहां ट्रांजिट है। आप नहीं मानते सिलीगुड़ी एजुकेशन में ट्रांजिट है? इस वक्त सिलीगुड़ी के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के बच्चे हैं, यहां तक कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, चूंकि मैं शिक्षक भी हूं, मैं जानता हूं, ये 12वीं क्लास के पढ़ाई के बाद ये बाहर चले जाते हैं। सो दैट मीन्स सिलीगुड़ी इज ऑल्सो ए ट्रांजिट पॉइंट फॉर एजुकेशन। इट इज स्टे नहीं हो रहा है यहां पे। वो केजी किंडरगार्टन से, प्री केजी से वो पढ़ाई कर रहे हैं, 10 में जा रहे हैं, वो निकल जा रहे हैं, मैक्सिमम 12 तक जा रहे हैं, वो निकल जा रहे हैं यहां से। आप ये कहना चाहते हैं कि जो हायर एजुकेशन है वो यहाँ पर उसकी व्यवस्था अच्छी नहीं है? व्यवस्था अच्छी है, एक माइंडसेट बन चुका है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं कि व्यवस्था अच्छी नहीं है। व्यवस्था अच्छी है, लेकिन हमारा माइंडसेट, देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, हम बार बार ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल का जो स्तर है शिक्षा का, वो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। एक चीज आप याद रखिएगा, यहाँ का एक सांस्कृतिक धरोहर है। आई एम नॉट सेइंग सो बिकॉज आई एम ए बंगाली माई सेल्फ, मैं खुला बात करना पसंद करता हूं। यहाँ का एक सांस्कृतिक धरोहर है। आज भी आप देखेंगे बाहर जाके, तो आप देखेंगे कि बंगाल के लड़के वहां पे बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, जहां का बुनियाद बहुत स्ट्रांग होता है। नींव उनका कहां से है? आपके शहर से है। केजी 1 से लेकर क्लास 12 तक आप पढ़ाई करते हैं, आपका नींव बनता है, आपका बुनियाद इतना ताकतवर होता है कि आप बाहर जाके अपने आप को वहां पे प्रसारते हैं, एस्टैब्लिश कर पाते हैं। रिद्धिमान साहा, ऋचा घोष, ये कहां सीखे हैं? मुझे आज भी याद है रिद्धिमान के बारे में, पापरली के बारे में मैंने मिडवीक में हमारे स्टेट्समैन में मैंने राइटअप किया था, वे बैक इन 2003, जब वो खेल रहा था। ठीक है, अब वो खेला कहां पे है? इसी स्टेडियम से उसने सीखा है, इसी भाईदा के अंडर उसने सीखा है। तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल्स है, वो साधन हमारे पास है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह पे जाके हमें वो विश्वास नहीं है कि हम यहां पे रह सकते हैं एंड वी कैन कंटिन्यू आवर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हियर। ये हम यहां पे नहीं कर पा रहे हैं। हर जगह पे अगर आप देखिएगा यही स्थिति है। अब मान लीजिए कुछ कुछ मांगे आती है, सिलीगुड़ी में एक फिल्म सिटी बननी चाहिए। अब मुझे बताइए तो इस इंडिया में कितने सारे फिल्म सिटीज हैं और क्यों है? उत्तर बंगाल तो खुद एक फिल्म सिटी है, इट्स अ नेचुरल फिल्म सिटी। यार प्रमोशन नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूं मैं आपको, फिल्म सिटी अगर बनता है वहां पे कितने फिल्म्स बनने चाहिए। फिल्म सिटी मतलब बहुत सारे लोग यहां पे आएंगे, टेक्नीशियंस आएंगे, आप उनको कितना काम यहां पे दे पाएंगे? और सिलीगुड़ी इज नॉट ए सेंट्रल इंडियन पॉइंट। सेंट्रल इंडियन पॉइंट नहीं है, जैसे कि रामोजी फिल्म सिटी है, वो सेंट्रल इंडिया में है, वहां पे सारे लोग जाते हैं। मुंबई से वो करीब पे है, यहां पे आके लोग शूट करते हैं इसमें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर आपको एक एड शूट करवाना है बाहर के किसी एक्ट्रेस से या एक्टर से, या कुछ भी यहाँ पे बाहर में करवाना, क्लास नहीं है, बिजनेस क्लास नहीं है, आप वो जब आएंगे यहाँ पे, ए टॉप स्टार व्हेन कमिंग टू सिलीगुड़ी, वो जब आएंगे यहाँ पे तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको यहाँ पे ठहरना पड़ेगा, और उनको यहाँ पे ठहर के एक दिन का काम करके, वो शिफ्ट्स में काम करते हैं 8 घंटे का, वो शिफ्ट्स में काम करके निकल जाएंगे यहां से। आप उनको रोक नहीं पाएंगे। नाइट फ्लाइट्स आप उनको दीजिए, आपको ये नहीं कह पाएंगे कि आप बाय रोड चले जाइए कैलकाटा, या ट्रेन में चले जाइए कैलकाटा, वहां से कल सुबह का फ्लाइट लीजिए। एवरी आवर ऑफ देयर्स इज इंपॉर्टेंट। ये हमारे सियासतदान के साथ भी है, उनके साथ भी बहुत प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन वो जनता के लोग हैं, इसीलिए वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। वो कहीं पे ठहर जाते हैं, फिर दूसरे दिन जाते हैं, या उनको लगता है कि यहाँ पे मैं आई गया हूं तो बगल में डाबग्राम में एक सभा कर लेता हूं शाम को, तो और भी काम होगा, जनता के साथ संजोग और बढ़ेगा। तो उनके पास ये ऑप्शन है, लेकिन एक खिलाड़ी के पास ऑप्शन नहीं है। आप आईपीएल का वेन्यू आराम से कर सकते हैं सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी हैज ऑल द फैसिलिटीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं कह रहा हूं आपको, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हम आईपीएल का वेन्यू सिलीगुड़ी में कर सकते हैं।
कैपेसिटी है यहाँ स्टेडियम में, अगर स्टेडियम की बात करें। हाँ, लेकिन नहीं, हमको एक क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा। इतना इलाका है बाहर, ग्रीन तो काफी हट चुका है, हट जब चुका है ग्रीन किसी किसी इलाके से, यू मेक अ स्टेडियम देयर। अच्छा पराग दा, आपसे मैं पूछना चाहूंगा नॉलेज के लिए, सिलीगुड़ी के अलावा जो आसपास में जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार, माल बाजार, ये सब जगहों पे क्या अपना स्टेडियम है? जलपाईगुड़ी अगर कुछ बिहार की बात करें। नहीं देखिए, एक्चुअली क्या है मैं बता रहा हूं आपको। आप पूछेंगे मुझसे बिल्कुल कि सिलीगुड़ी में स्टेडियम क्यों मांग कर रहे हैं आप, जलपाईगुड़ी कूच बिहार में क्यों नहीं मांग कर रहे हैं, सिलीगुड़ी का स्टेडियम क्यों नहीं मांग कर रहे हैं? वहां पे उस तरीके का स्टेडियम अगर है भी, सिलीगुड़ी जिस तरीके से ट्रांजिट तरीके से कनेक्टेड है, चिकन नेक में है, ट्रांजिट पॉइंट है। मान लीजिए एक मैच अगर हो रहा है, देखिए विराट कोहली सिलीगुड़ी में खेल रहा है, अब जाहिर बात है कि विराट कोहली का मैच सिर्फ सिलीगुड़ी का लोग तो देखेंगे नहीं, भूटान से लोग देखने आएंगे, बांग्लादेश से भी लोग देखने आएंगे, नेपाल से आएंगे। तो ये एक सेंट्रल पॉइंट है, इस इलाके का सेंट्रल पॉइंट है। इंडिया का सेंट्रल पॉइंट नहीं है भलो, लेकिन इस इलाके का सेंट्रल पॉइंट है, केंद्र स्थल है। तो जब ये केंद्र स्थल है, झारखंड से लोग आएंगे, उड़ीसा से आएंगे, असम से आएंगे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से भी आएंगे, इतने जगह के लोग आएंगे। उससे तो जो आईपीएल, सी आईपीएल इज बेसिकली एक कमर्शियल टूर्नामेंट, तो कमर्शियल बिजनेस पर्पस वहां पे भी सर्व होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिलीगुड़ी में जो कमर्शियल पर्पस सर्व होगा, वो कुछ बिहार या जलपाईगुड़ी के लोग शायद मुझे मारने दौड़ेंगे, लेकिन ये बात सही है, नहीं होगा। देखिए कुछ यथार्थ के साथ आपको समझौता करना पड़ता है, आपको मानना पड़ता है कि हाँ ये सही है, ये सच है। वो कहीं उनके वो भी काफी विकास किए, लेकिन जिस तरीके से अभी उनके सामने चुनौतियां है, उस समय अशोक भट्टाचार्य के पास चुनौतियां नहीं थी। क्यों नहीं थी मैं बता रहा हूं आपको, ये कोई सियासत की बात नहीं है। ऐसा है कि उस समय गनी खान चौधरी 1984 में पुकार दिया था उन्होंने कि मालदा के शियालदा को दे दो, मालदा को हम सियालदा बनाने में। आज के जमाने में कोई भी मंत्री ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक मंत्री हर क्षेत्र का मंत्री है, और गौतम राय भी पूरे पश्चिम बंगाल के हैं। अगर वो जब उत्तर बंगाल मंत्री थे, पूरे उत्तर बंगाल के थे, जब वो टूरिज्म मिनिस्टर थे, पूरे पश्चिम बंगाल के थे। तो किसी एक जगह को लेके उस तरीके से विकास करना मुश्किल है। फिर भी अब वो मेयर बने हैं, हमें उनसे उम्मीद है। मैं भी गौतम दास रिक्वेस्ट करूंगा इस प्रोग्राम के जरिए कि एक क्रिकेट स्टेडियम सिलीगुड़ी में हमें देनी चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि मैं क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ, क्रिकेट से खेला हूँ, मैं क्रिकेट कमेंटेटर हूँ, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रॉस्पेक्ट का पोटेंशियल है सिलीगुड़ी में। तो पराग दा से हम बात कर रहे हैं। हम आपको दोबारा बता दें कि पराग विश्वास जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे नमस्ते सिलीगुड़ी में आज के मेहमान हैं, पेशे से शिक्षक भी हैं और बहुत सारे मैंने बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं पराग दा। हम इनसे बात कर रहे हैं, इनका अनुभव को साझा कर रहे हैं आपके साथ कि सिलीगुड़ी के बारे में भी इन्होंने कई बार बहुत सारे राइटअप भी लिखे हैं, स्पोर्ट्स के बारे में भी काफी नॉलेज रखते हैं, फिल्मों के बारे में भी नॉलेज रखते हैं। हर क्षेत्र में यूं कहें तो एक मिश्रण है, हर क्षेत्र का मिश्रण है, इसीलिए आज हमने इनको बुलाया है। तो पराग दा ने काफी चीजों को एक ही सूत में पिरोकर हमें बताया भी है कि कैसे कैसे हम लोग समाधान कर सकते हैं और क्या क्या वजह है जहां से निकलकर हम लोग और ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो पराग, अब हम बात करेंगे इन सारी बातों को, तो आपने एक ही बार में बता दिया हमें कि कैसे कैसे क्या होना चाहिए। मुख्यतः जैसे देखा जाए कि हम नमस्ते सिलीगुड़ी इस नाम को हमने रखा है और उसमें सिलीगुड़ी ड्रीम किया है। तो अब इसके बारे में अगर बात करें कि एक समय जब सिलीगुड़ी था तो सिलीगुड़ी बैकुंठपुर के रूप में, मतलब एक जंगल के रूप में था, तो बहुत ग्रीन था, बहुत हरा भरा था। मैंने भी बचपन में देखा है, बहुत हरा भरा था। ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, 2000 के आसपास, 1998 के आसपास भी बर्दवान रोड वगैरह पूरी हरी भरी लदी हुई रहती थी पेड़ों से। मोड़ से उधर जाने नहीं देते, और इस तरफ तो आना ही नहीं होता था, इस तरफ तो पूरा ये रहता था।
कि यहाँ मत जाओ, शाम हो जाने के बाद अंधेरा हो जाता है, यहाँ पर इस इलाके का डेवलपमेंट नहीं होता, लेकिन अब तो सिलीगुड़ी पूरा विस्तार कर चुका है और उसकी वजह है डेवलपमेंट। और साथ साथ अगर यूं कहें तो जो डेवलपर है उनकी देन है कि अब सिलीगुड़ी जो है आगे की ओर अग्रसर हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, हर दिन बढ़ता जा रहा है, हर दिन एक नए पड़ाव की ओर बढ़ता जा रहा है। कभी रानी डांगा तो कभी कदम तल्ला, हर तरफ इसका क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। तो अब इसमें हम लोग हरा भरा इसको कैसे रखें, इसके लिए क्या सोच कैसे रख सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट इसमें कैसे सपोर्ट कर सकता है, इसमें पर्सनल लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, मैंने पर्सनली हम लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, एक अंकुश तो लगाया गया है, एक अंकुश लगाया गया है, इसलिए लगाया गया है क्योंकि एक अंकुश इसलिए लगाया गया है सिलीगुड़ी के इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर। और सिलीगुड़ी, ये देखिए, आपने जब ग्रीन के बारे में बोला ना, तो जब ग्रीन यहाँ पे घटता हुआ नजर आ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन सब चीजों को लेकर अगर हम मुद्दा बना के चर्चा करें तो साथ ही साथ हमको ये भी मानना पड़ेगा एट द बैक एंड कि सिलीगुड़ी में विकास बहुत हुआ है। हम नमस्ते सिलीगुड़ी में बिल्कुल हमने हरा बनाया है, आपने इसको बनाया है। नमस्ते सिलीगुड़ी में एक चीज हमको याद रखना पड़ेगा कि सिलीगुड़ी का विकास जो है, सिलीगुड़ी सबसे तेजी से बढ़ने वाली शहर है, सबसे तेजी से विकसित होने वाली, रैपिडली डेवलपिंग टाउन है। नॉर्थ बंगाल की अगर आर्थिक राजधानी कहें तो सिलीगुड़ी ही है, ये बात सभी मान गए। मैं तो शुरू में ही कहा, सिर्फ आर्थिक नहीं, यहाँ पे जो इतने सारे खिलाड़ी हम लोगों ने दिया है, यहाँ से फिल्म स्टार्स भी अच्छे निकले हैं, हर चीज में, हर क्षेत्र से। तो मैं मानता हूं कि थोड़ा सा कूच बिहार ने फिल्मों के एरिया में, चूंकि मौनी राय वहां से आई है, तो वहां पे थोड़ा सा सिलीगुड़ी को मात दे दिया है। लेकिन हमारे यहाँ से अभिषेक भी अच्छा काम कर रहा है कैलकाटा में सीरियल्स में, तो और भी सारे लोग हैं, रिया है कुछ बिहार से, तो उनसे बात भी होती रहती है मेरी। तो मैं समझता हूं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ग्रीनरी यहाँ का है ना, ये हार्ट ऑफ सिलीगुड़ी है, ये बहुत जरूरी है। और ये जो देखिए, आप विकास करने जाएंगे तो पेड़ आपको गिराना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, जैसा कि हुआ भी है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं मेन यहाँ पे दार्जिलिंग मोड़ के वहां पे हुआ है। अब विकास करने जाएंगे तो पेड़ आपको काटना पड़ेगा। तो किस तरीके से आप ग्रीनरी को बचा पाएंगे? अभी देखिए, चारों बगल में सिलीगुड़ी शहर का वहां पे एक अंकुश सा लगा दिया गया है कंस्ट्रक्शन पे, क्योंकि एक्सपेंशन तो शहर कर रही है, एक्सपेंशन अगर शहर कर रही है तो उस जगह पे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये ग्रीनरी जो है, अभी जितना लॉस हो चुका है हुआ है, ठीक है, अभी इस पर अंकुश रखा है, डैमेज कंट्रोल करना है, जितना हो चुका है। और विकास के लिए पेड़ काट के गिराना, ये विकास का ना एक अंग है। मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि यथार्थ के साथ समझौता करना पड़ेगा, लेकिन हमको ये शपथ लेना पड़ेगा कि अगर हम, इस बार आपने देखा ना आईपीएल में ऐसा रूल बनाया गया था इस बार कि फॉर एवरी डॉट बॉल 5 ट्रीज विल बी प्लांटेड इन द कंट्री। हर जो एक डॉट बॉल खेली जाएगी उसके लिए 5 पेड़ वहां पे लगाया जाएगा। तो हमको भी पेड़ भी लगाना पड़ेगा। अगर हमने 100 पेड़ काटा है तो 100 पेड़ हमको शहर में लगाना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। और बैलेंस की तो आवश्यकता है ही प्रागदा, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो, और सिर्फ लगाना ही नहीं है, ये लगाना तो सब लगा रहे हैं, अभी सब कह रहे हैं, मुहिम हो रही है, बिल्कुल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और एक चीज तो पश्चिम बंगाल में बहुत जरूरी है, वो ये है कि सियासत से ऊपर उठ के सोचना। हमारे पास ऐसा भी खबर आती है हर समय कि किसी ने पेड़ लगाया था किसी इलाके में, वहां का काउंसिलर बदल गए, किसी दूसरे दल का हो गए, तो उस पेड़ को वो मेंटेन नहीं किए। ये बहुत ही दुखद स्थिति है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। और सबसे पहली बात यह थी, सबसे मुख्य बात यह है कि मैंने कहा ना कि सोच कौन करेगा संजय जी? मैं करूंगा, आप करेंगे। एक मेयर आके ये नहीं बता पाएंगे रास्ते पे खड़ा होके कि आप गाड़ी सीधा करके रखिए। एक मेयर ये आके नहीं बता पाएंगे कि दादा अपने एक गाछ काट लें तो 2 गाछ कूदबेन। अब दो पेड़ जो है आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सिविक सेंस की आवश्यकता है। हम बहुत गलत कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अभी जो स्थिति हुई है, जो हिंसा हो रही है, जो पंचायत वोट सामने आ रही है, हम बार बार व्यवस्था को, हम इलेक्शन कमीशन को, हम सरकार को कोसते रहते हैं। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है, हम ये कहते थे जब एनएसएस कैंप करते थे इन कैलकाटा में कि
if you point a finger towards others, the other 3 fingers are pointed towards you. अगर एक उंगली आप किसी के खिलाफ उठाओगे तो 3 उंगली आपकी तरफ आता है। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, अपने गिलेबान में आप झांक के देखें। हम ये एनएसएस कैंप में बहुत यूज करते थे। सौरभ गांगुली वाज 1 ईयर जूनियर टू मी व्हेन आई वाज इन नरेंद्रपुरम कृष्ण मिशन और जेवियर्स की एक साथ एनएसएस कैंप होती थी। उस समय हम लोग डिस्कस करते थे ये सब चीजें सारे लोग। तो हम लोग उसी समय से, हम उस समय तो उतना नगर का मतलब इतना विकास हुआ नहीं था। सिलीगुड़ी उस समय छोटी शहर थी, छोटा शहर था। तो उस समय हम लोग इन सब चीजों को कहते थे। एक छोटी सी बात जो बात कर रहे हैं बीच में मैं पूछूंगा कि सिविक सेंस के मामले में आप सिलीगुड़ी के लोगों को कितना मार्क्स देंगे अगर 10 में से देना हो तो? दिस इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि आपके स्टूडियो से निकल के मुझे घर जाना है, ठीक है। लेकिन सच्चाई तो बोलनी ही पड़ती है। सच्चाई में बोल रहा हूं आपको, सच्चाई बोलूंगा, जोक्स अपार्ट। 6 आउट ऑफ 10। 6 आउट ऑफ 10। हाँ, 6 क्यों? क्योंकि कुछ संस्थाएं हैं आज, उनको भी हमें लेना पड़ेगा जब हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि 10 आउट ऑफ 10 काम कर रहे हैं। तो टोटल जो ओवरऑल हम देखेंगे तो 6 आउट ऑफ 10 हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे एनजीओज आए हैं, बहुत सारे वेलफेयर सोसाइटीज आ रहे हैं। हमारे वीफिल से भी हम ये कोशिश करते हैं कि जितना हो सके आदमी को समझाना, लेकिन समझाने का तरीका भी सही होनी चाहिए। और एक और बहुत बड़ी चीज है जो मैं कहना चाहूंगा, जब आप पेड़ के बारे में कह रहे हैं, ट्रैफिक के बारे में कह रहे हैं, उत्तर बंगाल के विकास के बारे में कह रहे हैं, ममता बनर्जी के आने के बाद मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, किसी का मुखालिफत नहीं कर रहा हूं, किसी का मजफ्फत नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। आप देखिए, ममता बनर्जी के आने के बाद मुख्यमंत्री का यहां पे उत्तर बंगाल में दौरे का संख्या देखिए आप, और वामफ्रंट के समय बुद्धदेव भट्टाचार्य के दौरे का संख्या देखिए आप। जिस दबंग तरीके से वो आती रही बार बार यहां पे, लोगों में ये तो उम्मीद जगा है कि उत्तर बंगाल में विकास हो रहा है और होगा, नंबर 1। लेकिन ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन ये भी है कि एक माइंडसेट है। मैं किसी सेमिनार में गया था यहीं पे सिलीगुड़ी में, मैं कह रहा था वहां पे एक माइंडसेट बना हुआ है, नॉर्थ साउथ माइंडसेट पश्चिम बंगाल में। इसके बारे में आपको चर्चा करनी ही चाहिए, क्योंकि नॉर्थ बंगाल का हार्ट है सिलीगुड़ी और साउथ बंगाल का हार्ट है कलकत्ता। लेकिन नॉर्थ बंगाल की राजधानी है सिलीगुड़ी, राजधानी माने घोषित राजधानी हम नहीं कर सकते हैं। नहीं, नॉर्थ बंगाल की नहीं, ये मजाक कर रहा हूं मैं। माने अगर उस तरह से अगर बात करें कि कलकत्ता के बाद अगर कोई प्रमुख शहर के रूप में जाना जाता है तो वह सिलीगुड़ी ही है। हम सेकंड कैलकाटा कहते हैं। दुर्गापुर उस तरीके का शहर है नहीं, आसनसोल उस तरीके से सामने आया नहीं है, और वो दक्षिण में ही है, तो वहां पे कलकत्ता के सामने वो उतना उसका चलता नहीं है। लेकिन सिलीगुड़ी हैज ए प्लेस ऑफ इट्स ओन। और सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा खासियत यह है कि सिलीगुड़ी एक मेट्रोपॉलिटन कल्चर है। आपको याद होगा नजरुल इस्लाम जो थे यहाँ के एसपी, अभी तो बहुत चर्चे में है वो, नजरुल इस्लाम ने एक किताब लिखा था बकुल। हाँ, उसमें उन्होंने, आपने देखा होगा कई जगह पे मुंबई के साथ उसने पैरेलल ड्रॉ किया था सिलीगुड़ी का। ये बहुत जरूरी है कि हमको समझना कि सिलीगुड़ी का मिक्स्ड कल्चर है। इट इज वेरी मच लाइक दिल्ली एंड मुंबई, तो हमारे पास एक एडवांटेज है। लेकिन कहीं ना कहीं ये साउथ नॉर्थ डिवाइड जो है माइंडसेट का है लोगों में, ये बहुत खराब है। ये अगर नहीं बदला संजय जी, तो आने वाले दिनों में सबको भुगतना पड़ेगा, सबको, पूरे पश्चिम बंगाल को। ये जो नॉर्थ बंगाल है ना, कुछ लोग जब साउथ बंगाल के लोग नॉर्थ बंगाल में आते हैं, वो कहते हैं हम नॉर्थ बंगाल में जा रहे हैं, वो ये नहीं कहते कुछ बिहार में जा रहे हैं। अगर कोई आदमी कुछ बिहार में काम पे आ रहा है, वो कह रहा है नॉर्थ बंगाल जा रहे हैं। कोई आदमी शादी में आ रहे हैं सिलीगुड़ी में, वो कह रहे हैं नॉर्थ बंगाल में जा रहे हैं। मतलब नॉर्थ बंगाल एक टोटल आइडेंटिटी बन चुका है। मगर पराग, मैं एक चीज कहूंगा कि नॉर्थ बंगाल बोल के दर्शकों कुछ भी नहीं है। आधिकारिक तौर पे नॉर्थ बंगाल साउथ बंगाल बोल के कुछ भी नहीं है। पूरा जो ये पश्चिम बंगाल है वो पूरा का पूरा एक मानचित्र है, और यहाँ पर इस तरह की कोई भी घोषित तरीके से न तो नॉर्थ बंगाल है न ही साउथ बंगाल है, मगर ये एक नाम लोगों ने अपनी बोलचाल के शैली में रख दिया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक माइंडसेट बना है। बिल्कुल माइंडसेट बना है, मैं आपको बता रहा हूं। हम साउथ बंगाल उतना नहीं कहते हैं। आप कहते हैं जब आप दक्षिण में जाते हैं, दक्षिण कोलकाता कहते हैं, हम कोलकाता कहते हैं, हम कहते हैं कि बर्धमाने जाच्छी, हम कहते हैं कि हम बोलपुरे बेड़ाते जाच्छी। हम ये कहते हैं, हम कभी नहीं कहते हैं कि हम साउथ बंगाल जा रहे हैं। और आप एक चीज गौरतलब है, आपने ये रिसर्च किया है कि नहीं मुझे पता नहीं है, बंगाल के जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं आज तक, दे आर ऑल फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द गैंजेस। आज तक बंगाल के इतिहास में एक भी मुख्यमंत्री नहीं बने हैं जो यहां से बिलोंग किए हैं।
सिर्फ सिद्धार्थ शंकर रे ऐसे थे जो मालदा और रायगंज से खड़ा होते थे, लेकिन वो कलकत्ता बॉन्ड थे, कलकत्ता के लीडर थे। भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर कह रहा हूं, मैं सियासत नहीं कर रहा हूं यहां पे, भारतीय, क्योंकि हम पत्रकार हैं, भारतीय जनता पार्टी इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी जिनका लीडर उन्होंने बनाया प्रेसिडेंट सुकांतो मजूमदार को, जो कि बालूरघाट के उत्तर बंगाल के आदमी है। आप मुझे एक नाम और दिखा दीजिए पैरेलल किसी भी दल में जिन्होंने अपना राज्य संपादक या सभापति उत्तर बंगाल से बनाया है। ऑन द अदर साइड आप देख लीजिए, बिहार में देखिए, आप बिहार का स्थिति देखिए। आई हैव बीन ब्रॉट अप इन फॉर सम टाइम इन झारखंड ऑल्सो, मैं यूपी में रहा हूं, बिहार में रहा हूं, झारखंड में रहा हूं। अब देखिए बिहार में देखिए, मुंगेर से थे श्री कृष्ण सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर से, भोला पासवान कटिहार से, सोनिया टू सिलीगुड़ी, केदार पांडे नौतन से, जगन्नाथ मिश्रा झांझरपुर से, विनोदानंद झा थे राजमहल जैसे छोटे जगह से, राजमहल कंस्टिट्यूंसी देवघर से, जो कि एक बिल्कुल इसके साथ सटा हुआ है, बंगाल के साथ सटा हुआ है, बड़ौदा से राजमहल बिल्कुल बगल में है। लेकिन सिर्फ राजमहल के अलावा झारखंड से, झारखंड इलाके से, जहां से झारखंड की मांग हो रही थी, शिबू सोरेन, साइमन मरंडी, जिनको हमने बचपन से देखा है वहां पे आंदोलन करते हुए, उस इलाके से एक भी मुख्यमंत्री नहीं थे। नतीजन 2020 में झारखंड बिहार से अलग हो गया। अगर हमको उत्तर बंगाल को जुड़े रहना है, हम जुड़े रहना चाहते हैं बंगाल के साथ, अगर दक्षिण बंगाल के लोग ये कहते हैं कि और विभाजन नहीं होने देंगे, तो हम भी नहीं विभाजन होने देंगे। 1905 साल में विभाजन हुआ था बंगाल का, उसके बाद फिर हमने देखा कि 47 में 1947 में विभाजन हुआ। हम फर्दर विभाजन नहीं चाहते। आपका ये संकेत किस तरफ है? मैं बता रहा हूं, हाँ, ये हम विभाजन नहीं चाहते हैं, हम सिलीगुड़ी का विकास चाहते हैं। हम सिलीगुड़ी को कोई यूनियन टेरिटरी नहीं बनाना चाहते हैं, कोई राज्य का राजधानी भी नहीं बनाना चाहते, लेकिन हमको समान दर्जा यहां पे ये देना चाहिए। ये माइंडसेट थोड़ा सा, ऐसा तो ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ये तो कुछ दिनों पहले क्लियर भी हुआ था, एक अफवाह सी उड़ी सी, उसके बाद क्लियर हो गया कि ऐसा कोई भी संभावना है ही नहीं, और ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि जियोग्राफिकली भी अगर देखें तो ऐसी संभावनाएं है नहीं। संभावनाएं नहीं है, फिलहाल नहीं है संभावनाएं, और संभावनाएं इसलिए भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, एक और कारण भी है, क्योंकि यहां पे पूरे उत्तर बंगाल में कोई फिरका परस्ती नहीं है उस तरीके का कि पूरा उत्तर बंगाल को हम अलग करना चाहते हैं। वहां पे केपीपी अलग है, ग्रेटर कुछ बिहार अलग है, गोरखालैंड अलग है, उनके अपने अपने मांग है। तो इतने सारे मांगों अलग है नहीं, उनकी मांगे अलग है। हाँ, अलग अलग मांगे हैं, अभी तक हुआ नहीं, अलग उनके मांगे अलग है। अगर मांग अलग है उनका, अगर मांग उनका अलग है, अपने अपने क्षेत्र को अलग अलग चाह रहे हैं, अगर अलग अलग क्षेत्र अपने का चाह रहे हैं, एक साथ झारखंड जैसा, छत्तीसगढ़ जैसा यहाँ पे मामला नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम अलग नहीं होना चाहते हैं, हम मुख्तलिफ हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे विकास के रास्ते में ये कभी भी अड़चन नहीं बनना चाहिए, रोड़ा नहीं बनना चाहिए। सिलीगुड़ी को अगर डेवलप करना है, अगर इसको कहीं ना कहीं लोग इसको हथियार बनाकर आगे न बढ़ सके, आप ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा कमजोरी ना हो जिसको आगे रखकर लोग इसको प्रमोट करें। बिल्कुल, कोई भी सियासतदान इसका फायदा उठाए, इसको प्रमोट करे, और कोई भी ये फील करे उत्तर बंगाल से कि हम वंचित हो रहे हैं, तो फिर खराब होगी स्थिति बिगड़ जाएगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि सिलीगुड़ी का विकास अगर हम करना चाहते हैं, उत्तर बंगाल का विकास अगर हम करना चाहते हैं, तो उत्तर बंगाल का विकास सिलीगुड़ी के विकास के साथ जुड़ा हुआ है, सिलीगुड़ी का विकास भी उत्तर बंगाल के विकास के साथ जुड़ा हुआ है, और ये पूरा उत्तर बंगाल का क्षेत्र का विकास पश्चिम बंगाल के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। इसको अलग करके हमको नहीं देखना है। और एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं, मैं बीच में टोकता हूं आपको, जो आपने कहा कि हम इसे अलग करके ना देखें, डेफिनेटली ये एक बात है, महत्वपूर्ण बात है कि हम इसे अलग करके ना देखें, मगर जो मांगे उठती रहती है या जिस तरह की अफवाहें उठती रहती है, उन पर भी कहीं ना कहीं विराम लगाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जो ऑथेंटिक चीजें हैं वह सरकार के द्वारा भी कहीं ना कहीं प्रकाश में आनी चाहिए। आपको लगता है इस बारे में? हाँ, बिल्कुल, सरकार को भी प्रकाश में लानी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, एक इलाके के लोग जब भी कहते हैं कि हम अलग होना चाहते हैं, अब छोड़ दीजिए सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल को, बहस को छोड़ दीजिए, आप वहां से निकल कर सोचेंगे कि किसी भी इलाके का लोग जब अलग होना चाहते हैं, तो उनके मन में क्या रहता है कि हमें वंचित किया जा रहा है ना? तो अगर आप वंचित नहीं करेंगे, आप जैसा बोले, अगर कलकत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो अगर वंचित नहीं करेंगे,
तो बात सही है, तो कोई वंचित होंगे नहीं। और उत्तर बंगाल में अगर देखिए, उत्तर बंगाल से ये भी सही है कि उत्तर बंगाल से हर समय जो मिनिस्टर्स रहे हैं वो बहुत दबंग मिनिस्टर, जैसे कमल गुहा थे, अभी भी उदयन गुहा है, रविन्द्रनाथ घोष है, दिनेश डाकुआ थे पहले, अभी भी गौतम देव है। बहुत अच्छे अच्छे मिनिस्टर्स यहां से हैं, ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर्स यहां से अच्छे नहीं है। खासकर सिलीगुड़ी की अगर बात करें तो सिलीगुड़ी ने बहुत बार मिनिस्ट्री में अपनी पकड़ को बना के रखी है, चाहे वामफ्रंट के टाइम पे हो, चाहे तृणमूल के टाइम पे हो। दोनों समय में हमारे यहाँ से कई मिनिस्टर रह चुके हैं, कई बार मिनिस्ट्री को होल्ड किया है और काम भी काफी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चाहे पर्यटन की बात करें, चाहे उत्तर बंगाल विकास मंत्रालय की बात करें, तो यहीं से मिनिस्टर गए हैं। बिल्कुल, यहां से मिनिस्टर गए हैं। और संघीय ढांचा में क्या होता है ना, कि संघीय ढांचा में कभी कभी कोई एक इलाका वंचित महसूस करता है, तो उसको ये बताने की जरूरत होती है कि नहीं, आप वंचित नहीं है, आपका भी विकास हो रहा है। उसको मैंने आपको शुरू में बताया कि ममता बनर्जी जितने दफा आती है, हर महीने आ रही है दौरे पे, फ्रीक्वेंट विजिट। आप मुझे बताइए तो वामफ्रंट के समय कौन ऐसे चीफ मिनिस्टर फ्रीक्वेंट आते थे? नहीं आते थे। उस समय भी लोग वंचित महसूस करते थे। अभी वो जगह नहीं है जो वंचना कहते हैं ना बंगला में, वो जगह नहीं है, वो जगह आसान। और आप जो कह रहे हैं ना कि ये जो अफवाह उठा था बीच में कि उत्तर बंगाल को अलग राज्य की मांग हो रही है, ये अफवाह उस तरीके से तुक नहीं पकड़ पाया। ये मेन वजह यही है कि ममता बनर्जी कीप्स ऑन कमिंग टू वेस्ट नॉर्थ बंगाल, और जो उनके पार्टी के भी जो कार्यक्रम है, कार्यकर्ता है, वो कार्यक्रम भी दिनहाटा से शुरू होता है, आपने देखा होगा, ठीक है, जनसंयोग जो है। इसके वजह से क्या होता है कि नॉर्थ बंगाल जुड़ा हुआ है। हम और विकास चाहते हैं। देखिए, सिलीगुड़ी के लोग मांग कर रहे हैं और सिलीगुड़ी का विकास का भी हमारा मांग है। और एक चीज बहुत बड़ी है जो ट्रैफिक के बारे में आपने कहा, मिस्ड आउट द पॉइंट, वो ये है कि गाड़ी का जो तादाद है उसमें इजाफा होते ही जा रहा है, व्हीकल्स का इजाफा सिलीगुड़ी में होते जा रहा है। रोड्स जो है वो एक्सपैंड नहीं हो रहा है, नई रोड्स नहीं बन रहे हैं। अब पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया ऑफ रोड, उस पे जो प्रेशर ऑफ व्हीकल्स है, आप समझिए बात को, पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ रोड, उस पे जो व्हीकल का प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा है। और रोड में अगर आप देखेंगे, बड़े बड़े गाड़ी आप लोग लेके निकलते हैं, रोड का जो लेंथ है, जो ब्रेथ है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। हम फिलहाल बात कर रहे हैं पराग विश्वास से, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो दी स्टेट्समैन से बिलोंग करते हैं और काफ़ी क्षेत्रों में अनुभवी भी हैं। चाहे स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, हर एक क्षेत्र में इनका अनुभव अपने आप में एक अनूठा अनुभव है, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और हम इस कार्यक्रम के दौरान जो भी चर्चा कर रहे हैं वह सिर्फ सिलीगुड़ी के विकास की बात को लेकर कर रहे हैं कि सिलीगुड़ी को और क्या चाहिए, आवश्यकता के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं। और समाधान के लिए भी एक आम नागरिक के तौर पर पराग विश्वास जो आज यहाँ बैठे हैं, यहाँ जो भी गेस्ट के रूप में जो इस सीट पर बैठते हैं, वह एक आम नागरिक की हैसियत से बैठते हैं और एक सुझाव देने का प्रयास करते हैं, ताकि उनके जहन में जो सुझाव है वो कम से कम उठकर प्रशासन के सामने आ सके, लोगों के सामने आ सके, ताकि उन पर बातें हों। जब बातें होंगी, जब चर्चाएं होंगी, तब कहीं ना कहीं समाधान निकल कर आएगा। उसी बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और हमारा मकसद भी सिर्फ और सिर्फ समाधान और सिर्फ हमें क्या चाहिए उसकी आवश्यकता को लेकर है। इसके अलावा हमारा इस कार्यक्रम का मकसद और कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल पराग आपसे जो बात कर रहे थे, इस बात में और एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, जो अब चलते चलते हम बात करेंगे। जैसे सिलीगुड़ी की मांग रही है हमेशा अपना एक रेलवे स्टेशन होना चाहिए। जंक्शन है मगर पूरी तरह से उसमें सुविधाएं नहीं है। जो पुराना टाउन स्टेशन है वह भी कहीं तरह अगर कहा जाए तो पूरी तरह से कार्यरत नहीं है पूरी तरह से। तो सिलीगुड़ी जब इतने बड़े रूप में नाम है पूरे वर्ल्ड में अगर देखें, क्योंकि सिलीगुड़ी का नाम इसलिए है कि जब भी आना होता है तो सिलीगुड़ी होकर ही ट्रांजिट पॉइंट है। चाहे सिक्किम जाना हो, चाहे टॉय ट्रेन पे चढ़ना हो, आना तो यहीं पड़ता है। मगर आज तक इसको अपना रेलवे स्टेशन क्यों नहीं मिल पाया और क्या संभावना है, क्या समाधान है कि हो सकता है अपना, माने बिना कुछ छेड़छाड़ किए किसी भी चीज से कैसे ऑल्टरनेट वे ला सकते हैं? जगह ढूंढनी पड़ेगी सबसे पहले। आपको मालूम होगा शायद, सिलीगुड़ी एक ऐसा शहर है जो कि दुनिया में अपने में एकमात्र शहर है जहां पे 3 लाइंस कन्वर्ज करती थी एक समय में, मीटर गेज, ब्रॉड गेज और नैरो गेज। ये 3 कन्वर्ज करती थी। और सिलीगुड़ी में जिस तरीके से विकास अभी हो रहा, मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये बात बिल्कुल सही नहीं है
ठीक है, नमस्ते सिलीगुड़ी में हम बैठे हैं, हम और बेहतर सिलीगुड़ी चाहते हैं, वी आर लुकिंग फॉर ए बेटर सिलीगुड़ी, लेकिन सिलीगुड़ी में विकास नहीं हो रहा है। सिलीगुड़ी एक बहुत एलिट शहर है, मैं आपको बता दूं, सिलीगुड़ी एक बहुत ही एलिट शहर है, और जहां पे भी लोग सिलीगुड़ी के बारे में बात करते हैं एलिट शहर के रूप में देखते हैं। और सिलीगुड़ी का सबसे बड़ी चीज यह है कि सिलीगुड़ी हैज मोर लाइक अ मलेशियन एंड थाईलैंड लुक। सिलीगुड़ी के विकास की अगर बात करें, परागदा टाइम कम है, लेकिन फिर मैं टोक दूं कि हमने कभी नहीं कहा कि सिलीगुड़ी विकास नहीं हुआ। सिलीगुड़ी बहुत ज्यादा विकास हो गया, मतलब जरूरत से ज्यादा विकसित शहर है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास आप एक कमरे के घर में रह रहे हैं और आप अनाप शनाप पैसे कमा रहे हैं, आपका नाम शोहरत में तरक्की हो रही है, और आप लेकिन रहना आपको उसी घर में पड़ रहा है। वहां पर डेली आपसे मिलने वालों की संख्या हजारों में, लाखों में तादाद में होगी, तो उस वक्त आपको क्या करना होगा वह सोचना है। क्योंकि सिलीगुड़ी शहर का जिस तरह से, जिस गति से विकास हो रहा है, उस गति के साथ साथ इसके और एड ऑन नहीं हो पा रहे हैं, माने और जो सुविधाएं हैं वो एड ऑन नहीं हो पा रहे, चाहे जाम की समस्या करें या फिर मान लीजिए सड़कों का चौड़ीकरण की बात करें, ये नहीं हो पा रहा है। कई कारण है, क्योंकि पुराने हैं। आप जो कह रहे हैं कि सिलीगुड़ी का जो डेवलपमेंट है, हम अपने भाषा में बोले अगर पत्रकारिता की भाषा में, तो स्टैग्नेशन में आ गया है, एक रुक सा गया है कहीं पे। ये रुकने की वजह यह है कि सिलीगुड़ी थोड़ा सा सैचुरेटेड हो गया है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। मतलब अगर मेयर भी सोच रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ का डेवलपमेंट करना है, तो उनके सामने भी मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, और मुझे यकीन भी है कि उनके सामने भी ये चैलेंजेस होंगे। मतलब हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, अगर मेयर देखेंगे, डिप्टी मेयर देखेंगे, तो उनको भी लगेगा कि बिल्कुल सही बात हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे एक सैचुरेशन पॉइंट पहुंच गया है। अब इस सैचुरेशन पॉइंट से हम कैसे सामने आए, इसके लिए एक्सपर्ट्स को लाना पड़ेगा, जानकार लोगों को लाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, ग्रीन को बचाने के लिए कंस्ट्रक्शन पे एक रोक अंकुश तो लगा है, यह करना पड़ेगा। मैंने ये कहा कि एक क्रिकेट स्टेडियम सिलीगुड़ी में होना पड़ेगा, लेकिन होगा कहां, वो भी जगह ईयरमार्क करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए ये जो है ना, ये एक 2 वे ट्रैफिक है। मतलब जो हम शहरी हैं, आपने सही बताया कि हम कुछ भी हो, हम यहाँ पे एक आम नागरिक के तौर पे बैठे हुए हैं, सिलीगुड़ी के निवासी के तौर पे बैठे हुए हैं। हम निवासी अगर हम अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर पाएंगे, 2 कदम हम बढ़ेंगे, 2 कदम सरकार बढ़ेगी। तो हुकूमत के साथ हाथ में हाथ मिला के अगर हम नहीं चल पाए, और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम सियासत को एक तरफ रखें, सियासत को एक तरफ रख के अगर हम सोचे, तो सिलीगुड़ी विल डेफिनेटली डेवलप। और ये जो ट्रांसपोर्ट का, ट्रांजिट का ये सारा प्रॉब्लम्स है, ये कुछ बड़ा मुद्दा नहीं है, चुनौती नहीं है। सिविक सेंस की जागृति अगर आए कहीं ना कहीं, तो प्रशासन पे लोड कम होगा और धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे आगे की तरफ। क्योंकि आपने देखा होगा हॉलीडे के दिन या फिर संडे के दिन हम आराम से स्मूथली निकल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो सिर्फ हमें परेशानी होती है, जो वर्किंग डेज होते हैं उसी के अंदर हमें परेशानी का सामना झेलना पड़ता है। हाँ, क्योंकि देखिए कि आप खुश नहीं है इस बात से कि सिलीगुड़ी में सरकारी, गैर सरकारी सारे इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिसेज हैं सिलीगुड़ी में? आप खुश नहीं है इस बात से? मैं बहुत खुश हूं कि यहाँ इतने सारे मल्टीप्लेक्स है जो एक मेट्रो सिटीज में होना चाहिए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दर्शकों की बात कर रहा हूँ कि दर्शकों आपको ये जानकारी होगी कि यहाँ इतने सारे मल्टीप्लेक्स है, यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड के होटल हैं, यहाँ हर ब्रांड का कपड़ा मिलता है, यहाँ हर ब्रांड की घड़ी मिलती है, यहाँ हर ब्रांड का और महंगे से महंगा मोबाइल मिलता है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर BMW भी है, बड़े से बड़े ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहते, बड़े से बड़े ब्रांड की गाड़ियां यहाँ सड़कों पे दौड़ती, सरपट दौड़ती हुई नजर आती है। वो अलग बात है कि सड़कों में स्पीड कम हो जाती है क्योंकि जाम की समस्या के कारण। फिर मैं वहीं आऊंगा। हाँ। एक चीज बता के जाऊंगा, हमारे सामने चुनौती है एक न्यू सिलीगुड़ी का, चैलेंज ऑफ अ न्यू सिलीगुड़ी, जो आपने बताया अभी तुरंत, खुद आपने बताया। हाँ। ये एक नया सिलीगुड़ी है। इस नए सिलीगुड़ी को हम नमस्ते करना चाहते हैं अपने तरीके से, इसके विकास को हम और निखारना चाहते हैं, क्योंकि जो विकास एकदम बाढ़ की तरह चला है सिलीगुड़ी में, उसके लिए न तो मेयर। मैं जाते जाते एकदम टोक के लास्ट में पूछूंगा, अब हमारी बात तो रहने दीजिए आप, क्योंकि हम तो यहाँ पर रहते हैं, हमें अपने आप को मैनेज करके चलना होता है, हम चल भी रहे हैं और अच्छा खासा है हमारे लिए। मगर जो टूरिस्ट आते हैं उनको, उनके जहन में कैसे हमारे लिए सिलीगुड़ी की यादें जाएं, बेहतरीन यादें जाएं, कैसे हो सकता है ये छोटा सा अतिथि देवो भव के हिसाब से आप भी नमस्ते सिलीगुड़ी कह के उनके साथ डायरेक्ट रूबरू होकर आप बात कीजिए, क्योंकि हमारे दर्शक सिर्फ यहाँ से नहीं है, पूरे विश्व से हैं, हर जगह से हैं, तो आप डायरेक्ट उनसे मुताबिक होकर बात कर सकते हैं।
बिल्कुल, मैं एक सिलीगुड़ी के निवासी होने के नाते आपसे ये आग्रह कर सकता हूँ और आपको ये बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि देखिए सिलीगुड़ी एक बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ जगह है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो आप आए, गूगल में देखें, सब कुछ देख के आप अपना यहाँ के बारे में धारणा बनाएं। और दूसरी चीज़ ये है, सिलीगुड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ मसले हैं, ज़रूर है, हर शहर में होते हैं, हर जगह में होते हैं। लेकिन हांगकांग मार्केट में जब आप घुसेंगे, जैम तो थोड़ा सा आपको मिलेगा ही, लेकिन हांगकांग मार्केट का जो फ्लेवर है, जो हांगकांग मार्केट का अलग तहजीब है, मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहूँगा, मेरे जो दोस्त हैं बहुत दुनिया से, बहुत जगह से आते हैं, वो हांगकांग मार्केट को लाइक करते हैं। मैं बीच में बोल रहा था क्योंकि वो मलेशियन थाईलैंड एक लुक है, छोटी छोटी जो दुकानें हैं, ये बहुत खूब, जो कि एमजी मार्ग में भी है, गैंगटॉक में, ये जो लुक है इसका पूरा लुत्फ आप उठाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिलीगुड़ी के लोग बहुत ही अपने मेहमान को चाहते हैं कि आए और यहाँ पर रहे। हमारा ये डिस्कशन का यही उद्देश्य है, मकसद है कि हम हर पहलू से, चाहे थोड़ा सा हम किसी का मजम्मत करें, कोई मुखालिफत करे, कुछ हम क्रिटिसाइज करें, लेकिन हम इस छवि को सामने रखना चाहते हैं कि हम आपके लिए सिलीगुड़ी के निवासी होने के नाते सिलीगुड़ी को और बेहतर बना रहे हैं आपके लिए। आप आए और सिलीगुड़ी में हमारे साथ मिले और सिलीगुड़ी से बहुत खूबसूरत यादें आप लेकर जाएं। तो हाँ, धन्यवाद परागदा, आपने जो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, आपका अनुभव जो आपने साझा किया। अब हम एकदम आखिरी दौर में हैं और हम आपको बताते हैं कि सिलीगुड़ी अगर आप आते हैं, जो बाहर के जो दर्शक है जो देख रहे हैं हमें, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे आसपास जो हरा भरा जो इलाका है, अगर हम आपको यूं कहें कि 1-2 किलोमीटर के अंदर में ही सारे हरे भरे एरिया है, मतलब आपको वातावरण चेंज का जो फील आएगा वो अलग ही है, क्योंकि बहुत खूबसूरत है, पहाड़ी की वादियों के बीच में है। और हम सुबह उठते हैं तो अगर, ये सबसे आश्चर्य की बात है, आप कहीं भी रुकते हैं किसी भी होटल में, अगर वेदर क्लियर है तो आपको यहीं से कंचनजंगा दिखाई देता है। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। आपको पहाड़ पे जाने की भी जरूरत नहीं है, आप यहीं बैठ के अपनी खिड़की के अपने विंडो के पर्दों को खोलेंगे तो आपको यहीं से कंचनजंगा दिखाई देगा, यहीं से आपको पहाड़ दिखाई देंगे, करशोंग दिखाई देगा, बर्फीली चोटियां दिखाई देंगी और खूबसूरत हरे भरे जंगल दिखाई देंगे, जो आपको यहां बार बार खींचेंगे, बार बार लाएंगे। हमारा जो डिस्कशन का पहलू है, हमारा जो नमस्ते सिलीगुड़ी है, यह आपके लिए और ज्यादा कैसे हम विकसित कर पाते हैं अपने आप को, बहुत बेहतरीन है ये जगह। कहीं से भी कोई खामी नहीं है इसमें। एक टूरिस्ट हब जब भी होता है, जो भी होता है, वहां क्या होता है, थोड़ा सा भीड़ भड़क का तो होता ही है, वो तो जायज है, वरना तो फिर टूरिस्ट डेस्टिनेशन का मतलब ही नहीं होता है। लेकिन हाँ, हम चाहते हैं कि और बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये सुझाव हम रखते हैं। हम तो प्रशासन है नहीं, हम सिर्फ सुझाव रख सकते हैं एक आम नागरिक की तरह। तो आप सोचिए कि सिलीगुड़ी का हर एक नागरिक कितना सचेत हो रहा है, कितना सोच रहा है कि हमें और क्या चाहिए। आपके लिए आंखें बिछाकर बैठे हैं, हमें और क्या बेहतर करना है, ताकि आप जब जाएं और हम कहीं आपको मिले और जैसे हम बोले कि हम सिलीगुड़ी से आए तो आप कहें नमस्ते सिलीगुड़ी। यही हमारा सबसे खास मकसद है। और आज के इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और फिर हम कल एक नए मेहमान के साथ जुड़ेंगे और उस मेहमान का जानकारी आपको हमारे पेज पर सुबह 9 बजे पोस्ट मिलेगी, जिसके द्वारा आपको पता चल जाएगा कल कौन आ रहे हैं हमारे कार्यक्रम में। तो अब काफी समय हो चुका है और हम आपसे अलविदा लेते हैं। तब तक आप देखते रहिए हमारे जो अलग शोज हैं वो, और आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।